हाय एवरीवन, आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोग कब लगाते हो तो उसका फंडामेंटल कंडीशन यही होता है। मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूँ, जब किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी या तो वेलोसिटी लगातार घट रही होगी। ऐसी कंडीशंस में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे। बेसिकली चार इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला होता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो ये बेसिकली हमारे पास चार इक्वेशंस ऑफ मोशन है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से बेटा हम लोग केवल और केवल तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही डेरिवेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब पहली बात यह है कि सर ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं, तो थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, फिर उसके डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं। देखो, अगर ये जैसे एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक, और अगर हम लोग कोई एक सिंपल सा ग्राफ बनाए, जैसे एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। ये किसकी इक्वेशन होती है? इट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल स्ट्रेट लाइन। किसी भी एक साधारण से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसमें x जो है बेटा वो x कोऑर्डिनेट है। आप सबको पता होगा, नंबर लाइन पढ़ा होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ऐसे ही y में होता है, ये भी नंबर लाइन है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो x और y किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जैसे 3,4 2,3 ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है x और y। इसके अलावा जो दो चीजें हैं यहाँ पर, उन चीजों को हमें समझना जरूरी है कि भाई वो क्या चीजें हैं। तो देखिए, ये जो m है वो इस लाइन का स्लोप कहलाता है। m क्या कहलाता है? लाइन का स्लोप। और c जो है दैट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। c को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब समझिएगा। ये जो m लिखा हुआ है, जिसका मतलब हम लोगों ने समझा कि सर इसका मतलब होता है स्लोप, तो स्लोप का मीनिंग ये है, स्लोप इज बेसिकली इंक्लिनेशन। स्लोप क्या चीज है? इट इज इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम x एक्सिस। स्लोप का मतलब हमेशा क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम x एक्सिस। तो बेटा यहां पर देखो, ये लाइन है। अब ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो पहले इस चीज को चेक करो। उसके लिए आपका मन है तो आप यहां पर x एक्सिस बनाओ, आपका मन है किसी भी पॉइंट पर यहां x एक्सिस बनाओ, आपका मन है यहां पर x एक्सिस बनाओ, जहां भी मन है वहां पर आप x एक्सिस बना सकते हो। और जैसे ही आपने एक्सिस बनाया, अब जरा चेक करो, ये जो एंगल थीटा है, क्या ये एंगल भी थीटा होगा? ऐसे एंगल्स को याद करो, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। मैथ्स में पढ़ा होगा कि भाई पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन जब कट करती है तो इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, और करस्पॉन्डिंग एंगल बोलो आपस में इक्वल होते हैं। तो जो थीटा ये है वही थीटा ये है, वही थीटा ये है। क्या ये बात क्लियर एकदम? ठीक, इसका मतलब जो स्लोप होता है, स्लोप इसी इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लाइन x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है उसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप। क्लियर है? स्लोप रिप्रेजेंट्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम x एक्सिस। फार्मूला या रिप्रेजेंटेशन अगर बताएं तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री अभी आप लोगों ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। m का फार्मूला होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 और y1 क्या है, x2 और x1 क्या है, आइए इन चीज़ों को समझते हैं। अगर इस लाइन में, ये जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, इस लाइन में अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करूँ, यहाँ पर, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, बोलो।
कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल x1 कॉमा y1। कोऑर्डिनेट कितना है? x1 कॉमा y1। इट मे बी कि आप कहोगे सर यहां पर ये देखो 1 है और ये पॉइंट जो है यहां पर 2 है, तो कोऑर्डिनेट हो गया 1 कॉमा 2। ये पॉइंट्स बनाना आता है कि नहीं? 1 कॉमा 2 समझते हो ना? तो x1 कॉमा y1 हो गया। ऐसे ही बेटे एक कोई पॉइंट अगर यहां पर हम ले लें तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी x2 कॉमा y2। तो ये स्लोप वही है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी भी लाइन पर कोई दो पॉइंट चूज कर पाओगे? कोई लाइन है उस पर दो पॉइंट चूज कर लेंगे और दोनों पॉइंट के बोलो अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट होगा, दोनों का y कोऑर्डिनेट होगा। वहीं पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन का स्लोप। अभी जब आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो पता चलेगा ये जो स्लोप होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा। किसी भी ट्रायंगल में बेटे tan थीटा का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है लेट अस सपोज ABC। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B। क्लियर? और ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को अगर मैं एंगल थीटा बोल दूं, किसी भी एंगल को थीटा बोल सकते हैं जनरल, ठीक? तो यहां पर tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फार्मूला क्या है यहां पर? सो वी कैन राइट हियर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी कैन राइट tan थीटा इज परपेंडिकुलर, कौन है? AB, ठीक? AB अपॉन बेस कौन है बेटा? CB। AB अपॉन CB को ही क्या बोला जाता है? tan थीटा। और वही tan थीटा क्या है? स्लोप। क्या है? स्लोप। अब अगर आपको समझना ही है डिटेल में, थोड़ा 9th लेवल से ऊपर की चीज की बात कर रहे हैं, इसके डेरिवेशन की बात कर रहे हैं कि सर एग्जैक्टली ये चीज कहां से आई, थोड़ा वो बताइए। तो देखो जरा मैं इसको स्लोप क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहां पर बोलो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? देखो मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यहां पर नीचे अगर आओगे तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ये कितना है? x1। और ऐसे ही इसके नीचे ये जो पॉइंट है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, तो ये किस पोजीशन पर होगा? x2। सिमिलरली यहां पर आओगे तो ये बोलो y1 है और यहां पर आओगे तो ये क्या है? y2। क्या ये बात समझ में आई? x1 x2 y1 y2। बेटा ये दूरी x1 है, ये पूरी x2 है, तो ये क्या है? x2 माइनस, ये दिख रहा है क्या? क्या ये बेस है? और अगर ये इतना है y1 और पूरा है y2, तो ये क्या है? y2 माइनस y1। इसका मतलब आप कहोगे सर ये मुझे पता है दिस इज y2 माइनस y1 और मुझे ये पता है कि दिस इज x2 माइनस x1। क्लियर? तो देखो बेटा ये परपेंडिकुलर है क्या और ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही क्या होता है? tan थीटा। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, स्लोप का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर tan थीटा, या फिर tan थीटा। देखो इतनी चीज मैंने इसलिए बताया है, फिजिक्स में इस वाले फार्मूले का कभी यूज नहीं आएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। सिर्फ तुमको समझाने के लिए, थोड़ा सा फील दिलाने के लिए मैंने बताया है कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, ठीक? फिजिक्स में हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? एंगल से। किससे है? एंगल से। जैसे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, देखो यहां पर अगर हम लोगों ने एक लाइन ऐसी बनाई, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम लोगों ने एक लाइन बेटा ये बनाई है, ये, ठीक है? अगेन
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन हम लोगों ने ऐसी बनाई है। दो लाइंस है हमारे पास। अब आपको मुझे देखकर ये बताना है कि दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। क्या ये 100% क्लियर है कि सर बीटा बड़ा है? बताओ भाई। तो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन बीटा इज 100% ग्रेटर देन अल्फा। सही है। और अगर ये एंगल बड़ा है तो अभी आप लोग आगे ये भी पढ़ लेंगे कि इसका जो tan होगा दैट विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन tan बीटा विल बी ग्रेटर देन tan अल्फा। इसका मतलब इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो इस वाली लाइन के स्लोप से ज्यादा है। तो बेटा इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई कि सर m2 ग्रेटर देन m1? तो सीधी सी बात यहां पर जो तुमको समझनी है वो ये है, आपको ये चीज यहां पे समझना है कि अगर कोई लाइन, ध्यान से देखना, तुमको ये वाली लाइन तो हमने समझा दिया, बस काम खत्म। 9th क्लास में इससे तो मतलब नहीं है, तुमको लिखना भी नहीं है। तुमको पहली लाइन समझ में आनी चाहिए और तीसरी समझ में आनी चाहिए। क्या? कि सर अगर इसका एंगल ज्यादा है तो इसका स्लोप भी ज्यादा है, बात खत्म। इसीलिए हमने आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई। क्या? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से अगर ज्यादा एंगल पर इंक्लाइंड है, ज्यादा एंगल बना रही है, तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो क्या ये सब भूल जाओ, ये डायग्राम देख के क्या बता सकते हैं स्लोप किसका ज्यादा है? अगर मैं ऐसे ही और दे दूं कि एक में 15 डिग्री का एंगल है, इसमें 30 डिग्री का एंगल है, उसमें 45 डिग्री का एंगल है, बोलो स्लोप किसका ज्यादा होगा? 45 वाले का। सिंपल। स्लोप कुछ फील आया क्या होता है? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं थोड़ा सा और। इसमें देखिएगा, अब अगर एक चीज और थी पीछे, एक चीज और थी। क्या? पहला था स्लोप और दूसरा क्या था? वाई इंटरसेप्ट। ये आसान चीज है, ये कोई कठिन चीज नहीं है। स्लोप तो फिर भी थोड़ा मोड़ा स्लोप में दिमाग लगाना था, इसमें कुछ नहीं लगाना है। ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और अगर हम लोग इसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, देखिए ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m का मतलब क्या था? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस। सही है। मतलब इसका ये जो एंगल रहा होगा उसी का अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो बोलो स्लोप आ जाएगा। सही है। फिलहाल y इंटरसेप्ट की बात करते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब बेटे ये होता है कि इस लाइन को y एक्सिस पर कितना कट किया जा रहा है। ये लाइन y एक्सिस पर कितना कट करके वैल्यू निकाल रहा है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। कुछ समझ में आया? कि जैसे कोई लाइन है, मैं एक और इधर डायग्राम बना दे रहा हूं, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इस बार लाइन ऐसा है, ठीक? तो ये y एक्सिस को बोलो यहां पे कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना हुआ? ये। कुछ समझ में आया? सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंटेड बाई c। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना है? c। क्लियर है? फिलहाल ग्राफ एनालिसिस की बात करते हैं, जो मेरा मेन कंसर्न था। इतनी चीजें हमने आपको सिर्फ एक हिंट के लिए बता दिया। कुछ चीजें अभी आपको ऐसे ही बताएंगे जो आप सीधे सीधे लर्न कर लोगे तो आपका काम यहां पे चल जाएगा। ठीक है? वो क्या है, आइए उसको समझते हैं। किसी भी ग्राफ में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्राफ एनालिसिस। क्या नाम है? ग्राफ एनालिसिस। यानी हम लोग ग्राफ को एनालाइज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है? समझिएगा जरा। किसी भी ग्राफ से बेटा पहली बात हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो चीजें निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। सबसे पहली बात ग्राफ का स्लोप, और दूसरी चीज होती है ग्राफ के नीचे का एरिया।
यानी कि वी कैन फाइंड आउट स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ. ओनली टू थिंग्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ ग्राफ. ठीक, अगर मैंने एक सिंपल सा ये देखिए x और y एक्सिस बनाया है और इसमें हमने ये एक सिंपल बढ़िया सा ग्राफ बनाया. ठीक, तो इस ग्राफ से हम सिर्फ और सिर्फ दो चीज निकाल सकते हैं. पहला क्या है? स्लोप. अब किसी भी एक पॉइंट पर अगर स्लोप निकालने की बात आई कि सर वहां स्लोप निकाल दो, यहां निकाल दो, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा. स्लोप का मतलब बेटा सिंपल था, जिस भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना हो, फॉर एग्जांपल हमको यहां पर स्लोप निकालना है, हमसे कहा गया भैया यहां पे स्लोप बताओ. ठीक है, तो आप लोगों ने एक लाइन टेंजेंट सुनी है? टेंजेंट जो किसी भी सर्कल को टच करती हुई लाइन जाए, सर्कमफ्रेंस को टच करती जाए, रेडियस के 90 डिग्री हो, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन. ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहां पर कंसीडर करें ये एक सर्कल है. ठीक, इस सर्कल में एक लाइन ये है, इसको बोलते हैं सीकेंट. ये कट करके चली गई सर्कल को, इसको थोड़ा सा और ऐसे खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ, एक समय आएगा बोलो सिर्फ टच करके जाएगी. जाएगी. ऐसी लाइन को, जो टच करती हुई लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट. और जो कट कर जाए उसको बोलते हैं सीकेंट. क्या बोलते हैं? सीकेंट. तो फिलहाल सीकेंट बाद की बात है. टेंजेंट समझ में आया कि नहीं? जो टच करके जाए. तो ऐसे ही बेटा अगर यहां पर आपसे कहा जाए कि बेटा टेंजेंट बनाओ, तो क्या आप लोग टेंजेंट यहां पे बना पाएंगे? यहां पर भाई हम टच करती हुई एक लाइन ऐसी बना देंगे जो उसको टच करती हुई हो केवल. ठीक, करेक्ट है भाई. ग्राफ ऐसा था, ऐसे मुड़ रहा था ना, तो टच करती हुई लाइन ऐसे ही तो जाएगी. तो ये लाइन जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का बोलो एंगल हम देख सकते हैं. ये अल्फा देख सकते हैं. अगर एंगल देख सकते हैं तो बोलो स्लोप पता है. स्लोप हम निकाल लेंगे जो भी होगा. क्लियर है? ऐसे ही मैं आपसे कहूं बेटा यहां का जरा बता दो टेंजेंट कितना है, तो क्या करोगे? इस बार टेंजेंट कहां बनेगा? वहां पर. और वहां का टेंजेंट कैसा बनेगा बोलो? कैसा बनेगा? क्योंकि ये ऐसे करवा रहा है, तो क्या ये टेंजेंट ऐसा कुछ होगा? बोलो यार, पक्की बात है. और उसके लिए अगर मैं आपसे एंगल पूछूंगा, तो क्या वो एंगल देखो ऐसा होगा? पहली बात तो एक्स एक्सिस को हम बढ़ा लेंगे भाई, बढ़ा लेंगे ना. एंगल क्या उसका ऐसा होगा? बोलो यार, इंक्लिनेशन कहां से चाहिए होता है? एक्स एक्सिस से. तो ये एक्स एक्सिस है, यहीं से एंगल चाहिए था. इस बार एंगल था अल्फा और इस बार एंगल क्या है? बीटा. तो बोलो स्लोप थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा. कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी ग्राफ में अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक, अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका एक्स एक्सिस से क्या निकालेंगे? एंगल. और उस एंगल का टेन थीटा. क्लियर है? उसको बोलते हैं स्लोप. लेकिन परेशान मत हो, ये चीजें 11th-12th की हैं, तुम्हारे लिए नहीं है. 9th क्लास में इतना टफ नहीं आएगा. 9th क्लास में जो ग्राफ अभी हम पढ़ेंगे वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. कैसा ग्राफ होगा? सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ. उसमें इतना बवाल ही नहीं है कि तुम्हें टेंजेंट खींचना पड़े, फिर तुम एंगल देखो तब तुम्हें समझ में आए. ऐसा नहीं है. मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा तुमको आइडिया लग जाए क्या चीज है. क्लियर? पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज हो गई बेटा एरिया अंडर द ग्राफ. ग्राफ के नीचे का एरिया. तो भैया यहां से यहां तक का अगर मैं कहूं बेटा एरिया बताओ, तो इसके नीचे तुम ऐसे लाइन खींचोगे और ऐसे लाइन खींचोगे. बोलो इसके नीचे का एरिया ये है. इस एरिया को अभी देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे. क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हैं. अब आते हैं इसके जरा डेरिवेशन पार्ट पर कि कैसे आप डिराइव करोगे अगर आपसे डेरिवेशन करने को बोला जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना ग्राफ. देखिएगा ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था. करेक्ट? एक्स एक्सिस पर हम लोग यहां पर लेते हैं टाइम. क्या लेते हैं? टाइम. और वाई एक्सिस पर वी विल कंसीडर हियर वेलोसिटी. अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें बोलो दो तरह की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी
v थी। अच्छा, इसके पहले जितना मैंने बताया कितने लोगों को आधा समझ में आ गया? आधा? जस्ट इसके पहले जो स्लोप वगैरह समझाया, आधा या 60% 40% समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? ठीक है। अभी फिलहाल जो मैं समझाने चल रहा हूं, अगर पिछला कुछ भी नहीं आया है तो भी आप ध्यान से सुनिएगा, आपको आगे की जो तुम्हारे काम की चीजें हैं वो सब समझ में आएंगी। समझ में आई बात? तो ये वेलोसिटी है और यहां पर क्या है? टाइम है। अब ग्राफ में देखो क्या क्या चीजें हैं। ग्राफ में बेटा एक बोलो इनिशियल वेलोसिटी थी और एक फाइनल वेलोसिटी है, ठीक? इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस है इनिशियल टाइम पे रही होगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ फाइनल टाइम पे रहा होगा, यहां कहीं पर। सही है? तो यहां से अगर हम लोग टाइम देखेंगे तो वो यहां पर टाइम कुछ रहा होगा भाई, टी के बराबर। सही है? और जो हमारा ग्राफ है, उस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए। सॉरी, फ्रॉम दिस टू दिस, ये है हमारा ग्राफ। क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर थी इनिशियली, और वो वेलोसिटी कितनी थी? u। और बढ़ते 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 t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? v। सही है? तो हमारा ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके का ग्राफ है। इट इज अ सिंपल इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कैसा था? पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो यहां की वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ये हमारा ग्राफ है। अब भैया हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी अगर हमें डिराइव करना है तो हम स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ के स्लोप से। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मैं नाम लिख रहा हूं फिलहाल, ये O पॉइंट है, ये A लिख लो, मतलब लाइन हो गई हमारी AB। ठीक है? AB लाइन के स्लोप की बात करनी है। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो? पहले एंगल। स्लोप मतलब क्या? इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो क्या ये एक्स एक्सिस दिख रही है सबको? और उसका ये एंगल रहा होगा कुछ। इस एंगल को मैं कुछ अल्फा लिख दूं, इसी अल्फा का tan अल्फा बोलो वही स्लोप होता है। लेकिन tan मैन आपने पढ़ा ही नहीं है, भूल जाओ। ठीक, हमने क्या पढ़ा है? सिंपल सर, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पढ़ा है, फार्मूला पता है। तो ये O है, ये A है, ये B है, इसका नाम C लिखो, इसका नाम D लिखो। ठीक, या सिंपल अगर मैं याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ा था। तो स्लोप का मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं BC अपॉन AC? क्या ऐसा लिख सकते हैं? इज दिस क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटे ये डिस्टेंस u है और ये पूरा v है, तो ये क्या होगा? पक्की बात है। तो ये डिस्टेंस जो है भाई, सोच लो यार, जिसको भी डाउट लग रहा हो पूछ लो भी। समझ में आ रहा है भाई? ये देखो इतना क्या है? u है, तो ये भी इतना क्या होगा? u। ये पूरा क्या है? v, तो ये भी पूरा क्या होगा? v। अब आप हमें बता दीजिए फिर ये BC डिस्टेंस कितना होगा? v माइनस u। सो वी आर राइटिंग हियर v माइनस u डिवाइडेड बाई AC डिस्टेंस, AC। अगर ये पूरा टाइम t है तो ये पूरा डिस्टेंस t के बराबर होगा, और जितना नीचे वाला है बोलो उतना ही ऊपर वाला भी है। तो AC डिस्टेंस कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? t के बराबर है। और चांस की बात ये है कि भैया v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है। करेक्ट है? और ये भी हमको पता चल गया कि भाई ये जो हम लोगों ने स्लोप निकाला है, दिस इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये किस ग्राफ का स्लोप है? VT ग्राफ का, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास आ गया। और ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या चीज है?
वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज acceleration. So we know that acceleration here is the slope of vt graph, so that will be v minus u by t. तो हम लोग लिख सकते हैं a is equal to v minus u by t. क्लियर? इसको इधर ले आओ, at is equal to v minus u. इस u को भी इधर भेजो तो ये बनेगा u plus at is equal to v. और चेक करो, यही हमारी इक्वेशन है जो हमें डिराइव करना था. क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए. ऐसे ही हमें लिखना होगा फ्रॉम द ग्राफ स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू bc अपॉन ac. एज वी नो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. तो वो एक्सेलरेशन के बराबर हो गया, दैट इज v माइनस यू बाई टी. वैसे भी एक्सेलरेशन का फार्मूला यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो v माइनस यू बाई टी, तो बस सीधे रख दिया, डिराइव हो गया. एनी डाउट? पक्की बात है? अब आया सर ठीक है, दूसरा वाला डेरिवेशन देखते हैं. दूसरा कैसे होगा भैया? सेकंड इक्वेशन जो है देखते हैं उसमें. एक मिनट. वाह, कलरफुल हो गया. चलिए इसमें देखते हैं हम लोग. पीछे वाली इक्वेशन से अगर ये हम लोग को ग्राफ मिल जाता तो काम अपना चल जाता. देखते हैं भाई कॉपी वॉपी हो पाता है कि नहीं. ये है ना? यस. अरे वाह वाह भाई, काम बच गया है. चलिए तो ये हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं. ये हमारा ग्राफ था जो हम लोगों ने अभी देखा था. ठीक है, अब हमें अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है. तो बेटे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आइए देखते हैं कैसे करेंगे. भाई अब अगली चीज इस ग्राफ में क्या बची है? पहला था स्लोप, दूसरा क्या निकाल सकते हैं? एरिया. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ. और इस ग्राफ के नीचे का एरिया अगर हम लोग देखें तो जरा सोचो, क्या ग्राफ के नीचे ये पूरा ओ ए बी डी ये पूरा एरिया बनेगा? बनेगा. और इस एरिया को क्या हम ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हैं? तो भाई रेक्टेंगल का एरिया वी आर राइटिंग हियर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB. बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? भाई ग्राफ के नीचे का एरिया तो पूरा ही था, तो दैट वाज रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल. अब आप मुझे बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इसका कितना है? OD. बोलो बेटा. और ब्रेथ कितना है इसका? CD. OD इंटू CD प्लस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है? AC. और हाइट कितना है? तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? AC इंटू BC. बोलो भाई, पक्की बात? वैल्यूज बताइए. OD की वैल्यू कितनी बेटा? OD T और CD U. क्या इसको UT लिख सकते? प्लस हाफ. जो AC डिस्टेंस है AC, क्या ये भी T है? और BC कितना है? V माइनस यू. तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? T टाइम्स V माइनस यू लिख सकते हैं. अब क्योंकि हम सबको ये बात पता है, प्रीवियस इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, हमको पता है V माइनस यू को क्या लिखा जा सकता है? AT. तो सेम चीज वी कैन राइट देयर ऑल्सो. V माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं? AT. तो क्या ये डिराइव हो गया?
ut प्लस हाफ टी टाइम्स at, और इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे इट विल बिकम ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही किसके बराबर था? डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? s के। तो ये हमारा डिराइव हो गया। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी आगे वही करेंगे। भाई थर्ड इक्वेशन भी तो है भाई साहब, तीन ही इक्वेशन डिराइव करनी थी, और ग्राफ से केवल और केवल दो चीज निकलती है। क्या क्या? स्लोप और एरिया। बोलो, स्लोप निकाल चुके, एरिया भी निकाल चुके, अब तीसरी इक्वेशन अभी बची ही है, तो अब लगेगा जुगाड़। जुगाड़ क्या था कि जो हमने अभी एरिया निकाला ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करके, सेम चीज को अब हम फिर से निकालेंगे सीधे सीधे ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के। ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सेम चीज वी आर गोइंग टू डू। तो जो आपने कहा वही सेम काम हम लोग फिर से करने वाले हैं अपनी अगली स्लाइड पर। देखते हैं, ठीक है? और हाँ जी, इसको साइड कर दिया जाए। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड पर, इक्वेशन पर। अगेन भाई अब दो ही चीज थी, तो केवल अब यही एक चीज फिर बची है हमारे पास। जुगाड़ जो है वो है एरिया अंडर द ग्राफ, एंड दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस टाइम, एरिया अंडर द ग्राफ जो है उसको इस बार हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बाकी लोग समझ रहे हो ना? ओ ए बी डी, बोलो ओ ए बी डी, ये पूरा का पूरा क्या है? ट्रेपेजियम है। क्यों? ट्रेपेजियम का नेचर होता है कि उसकी दो अपोजिट साइड्स जो हैं आपस में पैरेलल होती हैं। बस यही नियम है इसका कि अगर अपोजिट साइड दो पैरेलल हैं तो वो ट्रेपेजियम है। क्लियर? ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला इन्होंने बताया सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड बेटा OA है और BD है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या T के बराबर है, यानी कि AC के बराबर है। तो वी कैन राइट हियर मल्टीप्लाइड बाई AC, ऐसा लिख सकते हैं? बताओ भाई। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो OA क्या है बेटा? U, और ये पूरा क्या है? V। तो क्या इसको V प्लस U लिखा जा सकता है? मल्टीप्लाइड बाई AC। AC क्या T है? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से सोचो, पहला जो इक्वेशन था, वापस आते हैं उस पर। ये देखिए, वहां पर हमें V माइनस यू लिखा था, नहीं T लिखा था। वहां क्या लिखा था? T। तो क्या T की जो वैल्यू है वो मैं यहां से निकाल सकता हूं? कितना आएगा T यहां से? V माइनस यू अपॉन, पक्की बात है। तो हम लोग इस वाली इक्वेशन को वहां पर यूज कर रहे हैं, और इस T की जगह हम लिखने वाले हैं, ये तो फिलहाल V प्लस यू था, T की जगह हमने क्या लिखा? V माइनस यू अपॉन A लिख सकते हैं। और हमको ये भी पता था कि भाई एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो 2 और A लेफ्ट में भेज सकते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा? 2AS, और ये क्या है? A प्लस बी A माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसको इधर भेजो तो U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर। चेक करो, इक्वेशन हमारा भाई साहब डिराइव हो गया। देख लो भाई, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? यहां पर अब आप लोगों के लिए याद करने लायक चीज क्या है? वो ये है
किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। दो चीज केवल याद कर सकते हो। यहां पर हम लोग को ग्राफ कौन सा बनाना था? वेलोसिटी टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, यू वी, है ना, और टाइम नीचे कुछ थी, मिला दिया, ग्राफ बन गया। सिंपल। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही थी बिकॉज एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगाते हैं? जब मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हो। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है? मोशन के दो टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। तो ये वही वाला है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन बोलो जीरो नहीं है, यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसी वजह से इस तरीके से ग्राफ बनता है, और ग्राफ के बेसिस पर ये हम तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।